हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच फिर से मैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 लेकर आया हूँ। पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र से आज हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे जो टेस्ट के रूप में लगाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार लाइब्रेरी 2025 वैकेंसी के लिए, और आना है वैकेंसी, थोड़ा लेट होगा लेकिन आएगा ज़रूर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रबंधन कार्य पूर्व अनुमान लगाना, नियोजन करना, नियंत्रण करना और निर्देश और समन्वय करना संगठन को सुचारू व्यवस्था करता है। यह परिभाषा किसने दी थी? मतलब यह जो परिभाषा भी हम पढ़े हैं वो परिभाषा हेरोल्ड कॉन्टूज के द्वारा, हेनरी फ्योल के द्वारा या F.W. टेलर या मार्क्स के द्वारा दिया गया है। तो एक का जो होगा क्या होगा, बी हो जाएगा। हेनरी फ्योल के द्वारा यह परिभाषा दिया गया है। ठीक है। उसके बाद है लूथर गुल्क द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य पोस्ट कोर्ब को में CO का अर्थ क्या होता है? तो नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग होता है, या समन्वय कोऑर्डिनेटिंग होता है, या कम्युनिकेशन होता है, और कोऑपरेशन होता है। तो इसमें से आप लोग को बताना है कि आंसर इसका क्या सही होगा। तो दो का आंसर जो होगा बी हो जाएगा, समन्वय मतलब कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर है वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है? हेनरी फ्योल को, मैक्स वेबर को, लूथर गुलिक को या F.W. टेलर को? तो 3 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को डी होगा, F.W. टेलर को माना जाता है। किसको माना जाता है? F.W. टेलर को माना जाता है। प्रबंधन की कौन सी विचारधारा व्यवहारिक मानवीय संबंधों पर बल देती है और इसके मुख्य एल्टन मेयो थे? और इनके मुख्य जनक कौन थे? एल्टन मेयो थे। तो शास्त्रीय विचारधारा, मानव विचार व्यवहार विचारधारा, निर्णय विचारधारा, सामाजिक प्रणाली विचारधारा। तो 4 का जो हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा, मानव व्यवहार विचारधारा आंसर हो जाएगा। पेज नंबर 2 में है हेनरी फ्योल ने वैज्ञानिक प्रबंधन के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे? 10, 12, 14, 16। तो इनमें से बताना है कितने हेनरी फ्योल वैज्ञानिक प्रबंधन कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। तो 5 का हो जाएगा आप लोगों को सी आंसर 14। कितने? 14 हो जाएगा आंसर। प्रबंधन के सिद्धांत आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर जो है सभी कर्मचारियों एक ही देश में के देंगे, एक कर्मचारी को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, या सभी आदेश लिखित में होने चाहिए, या आदेश का कोई कर्म नहीं होना चाहिए। तो 6 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि एक कर्मचारी को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। हेनरी फ्योल के सिद्धांत एकता एवं निष्ठा एस्प्रिट्स डे कोर्प्स का मुख्य भाव क्या है? तो व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देना, कर्मचारियों टीम भावना और सहयोग को बढ़ावा देना, कठोर अनुशासन बनाए रखना, केवल लिखित संचार का प्रयोग करना। तो 7 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी हो जाएगा, कर्मचारियों में टीम भावना और सहयोग को बढ़ावा देना हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रबंधन और प्रशासन के मुख्य अंतर क्या है? प्रबंधन और प्रकाशन में मुख्य अंतर पूछा गया क्या है? तो प्रबंधन नीति बनाता है, प्रशासन उन्हें लागू करता है। प्रशासन नीति बनाता है, प्रबंधन उनसे कार्यान्वित करता है। दोनों कार्य समान है, या प्रशासन निम्न स्तर का और प्रबंधन उच्च स्तर का कार्य है? तो 8 का आंसर जो होगा आप लोगों का 8 का बी हो जाएगा। क्या होगा? बी होगा, प्रशासन नीतियों बनाता है, प्रबंधन उन्हें कार्यान्वित करता है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये टेस्ट। तो इस चैप्टर वाइज आ रहा है, हम चैप्टर वाइज दे रहे हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए देखने का। वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य कमी क्या है?
वैज्ञानिक प्रबंधन की मुख्य कमी क्या है? यह उत्पादन बढ़ाने में सफल है? यह कार्य के तकनीक पक्ष को अधिक महत्व देकर मानवीय तथ्यों को गौण कर देता है? यह केवल छोटी संस्थाओं के लिए उपयुक्त है? इसमें सिद्धांत का अभाव है? तो 9 का जो आंसर होगा आप लोगों को बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। यह कार्य के तकनीक पक्ष को अधिक महत्व देकर मानवीय तथ्य को गौण कर देता है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्रीय प्रबंधन विचारधारा क्लासिकल थ्योरी का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1920 से 1880 तक, 1880 से 1920 तक, 1920 से 1950 तक, या 1950 से वर्तमान तक। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी का काल बोला है क्वेश्चन में। तो 10 का जो आंसर होगा क्या होगा? बी होगा। 1880 से 1920 तक माना गया है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 4 में चलते हैं। तो 4 है 50 पेज, चौथा पेज में 11 नंबर कि प्रबंधन की सामाजिक प्रणाली विचारधारा के मुख्य विद्वान किसे माना गया है? तो एल्टन मेयो को माना गया है, साइमन को माना गया है, चेटर बर्नार्ड को माना गया है, हेरोल्ड कुंट्ज को माना गया है। तो 11 का अगर आप आंसर पढ़ेगा तो 11 का क्या होगा? सी हो जाएगा, चेटर बर्नार्ड को माना गया। प्रबंधन का वह कार्य है जिसके द्वारा लक्ष्य एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भविष्य की योजनाएं बनाई जाती है, क्या कहलाती है? ठीक है, तो संगठन कहलाएगा, नियोजन कहलाएगा, या निर्देशन डायरेक्शन, या बजटिंग कहलाएगा। चारों में से बताना है। तो 12 का आंसर जो होगा आप लोगों का बी हो जाएगा, नियोजन। मतलब इसको प्लानिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको प्लानिंग कहते हैं। उसके बाद एक प्रबंधक के औजार के रूप में क्या कार्य करता है? प्रशासन, संगठन, बजट, प्रतिवेदन। तो 13 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बजट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बजट। उसका 14 नंबर है, हेनरी फ्यूल का कार्य विभाजन का सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो ए नंबर में है, सभी कर्मचारी एक ही कार्य करेंगे, कार्य को समान रूप से विभाजित कर कर्मचारियों की जिम्मेदारी निश्चित करना, कर्मचारियों को कोई भी कार्य करने से स्वतंत्रता देना। तो 14 का हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा, कार्यों को समान रूप से विभाजित कर कर्मचारियों में जिम्मेदारी निश्चित करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर हम लोग 5 पर चलते हैं। तो प्रबंधन में समानता इक्विटी के सिद्धांत का कार्य का अर्थ है। तो सभी कर्मचारियों को समान वेतन देना, सभी कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करना, सभी कर्मचारियों को एक समान कार्य देना, या कर्मचारियों में कोई भिन्नता न रखना। तो 15 का हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा, सभी कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करना। किसी भी संस्था व संगठन के लिए वित्त की तुलना मानव शरीर में किससे की गई है? मस्तिष्क से, हृदय से, या रक्त संचार से, या हड्डियों से? तो 16 का हो जाएगा सी, रक्त संचार से। किससे किया गया है? रक्त संचार से किया गया है। निर्णय विचारधारा मतलब डिसीजन थ्योरी का प्रतिपादक किस विद्वान को माना जाता है? तो चेस्टर बर्नार्ड को, एल्टन मेयो को, टेलर को, साइमन को। तो 17 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को डी, साइमन को। किसको माना गया है? साइमन को माना गया है। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नवशास्त्रीय सिद्धांत न्यू क्लासिकल थ्योरी किस पर जोर देता है? केवल आर्थिक कुशलता पर, मानवीय आवश्यकता, व्यवहार एवं सामाजिक दृष्टिकोण पर, कठोर केंद्रीकरण पर, अनुभव आधारित निर्णय पर। तो 18 का आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए बी हो जाएगा, मानवीय आवश्यकताओं, व्यवहार एवं सामाजिक दृष्टिकोण पर। आदेश की श्रृंखला मतलब स्केलर चेन सिद्धांत का क्या अर्थ है? स्केलर चेन सिद्धांत का क्या अर्थ है? सभी देशों के देश एक साथ दिए जाने चाहिए, सभी आदेश एक साथ देनी चाहिए। आदेश और सूचना एक व्यवस्थित चैनल या श्रृंखला के संप्रेषण होना चाहिए। केवल शीर्ष अधिकारी ही आदेश दे सकते हैं। आदेश
मौखिक होने चाहिए। तो 19 का आंसर जो होगा आप लोगों का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आदेश और सूचना एक व्यवस्थित चैनल या श्रृंखला से संप्रेषण होना है। ठीक है। उसके बाद 20 नंबर है आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत 1950 के बाद की एक मुख्य विशेषता क्या है? केवल परंपरागत तरीकों पर आधारित। इस या बी में है इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। और सी में है मानवीय तत्वों की अपेक्षा करता है। और डी में केवल व्यापार के लिए है। तो 20 का हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। निजी हित के को सामान्य हितों से गौणता के सिद्धांत का क्या सिखाता है? कर्मचारी का निजी स्वार्थ संस्था के हित से ऊपर होनी चाहिए। संस्था को का हित कर्मचारी के निजी स्वार्थ से ऊपर होनी चाहिए। दोनों हितों में कोई संबंध नहीं है या केवल निजी हित पर ध्यान देना चाहिए। तो 21 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा। संस्था का हित कर्मचारी के निजी स्वार्थ से ऊपर होनी चाहिए। पुस्तकालय में संगठन के अंतर्गत क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत क्या आता है? पाठकों के लिए नियम बनाना, बजट तैयार करना या कार्यों के आधार पर विभागों का निर्णय करना, जैसे संग्रह विकास, तकनीक विकास विभाग आदि। या डी में है कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। तो 22 का अगर आप लगाएगा तो 22 का क्या होगा? सी हो जाएगा। कर्मचारियों के आधार पर विभाजित का निर्णय करना, जैसे संग्रह विकास तकनीक विभाग होता है। पोस्ट कोड में एस का अर्थ क्या है? श्रृंखला है, स्टाफ व्यवस्था है, आप लोग को यही बताना है। तो क्या होगा आंसर 23 का? 23 का बी हो जाएगा स्टाफिंग। क्या हो जाएगा? स्टाफ व्यवस्था है, स्टाफिंग है। उसके बाद हम लोग लास्ट पर चलते हैं। तो प्रबंधकीय कार्य प्रतिवेदन रिपोर्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कर्मचारियों की शिकायत दर्ज करना, संगठन या उपलब्ध की अनुपलब्धियों की सूचना एवं उच्च अधिकारियों को देना, दैनिक समाचार की जानकारी देना, नए नियम बनाना। तो 24 का हो जाएगा आप लोगों को बी संगठन उपलब्धि एवं अनुपलब्धियों की सूचना और अधिकारियों का ध्यान देना। आप लोग मेरे चैनल को जरूर से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखा जरूर कीजिए ये, क्योंकि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आता तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। और कहीं भी घूमते रहिए, कहीं पास भी निकाल के 10 मिनट का वीडियो है, कहीं भी जा रहे हैं देख लेंगे। तो बस 10 मिनट का होता है, इससे रिवीजन में आप रहिएगा। FW टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन का मुख्य सार क्या है? केवल अनुभव के आधार पर कार्य करना, परंपरावादी कार्य प्रणाली में विज्ञान का प्रयोग कर समस्याओं का समाधान करना, या कर्मचारी को पूरी स्वतंत्रता देना, या फिर लाभ के काम करके लागत बढ़ाना। तो 25 का हो जाएगा बी आंसर परंपरावादी कार्य प्रणाली में विज्ञान का प्रयोग कर समस्याओं का समाधान करना। ठीक है। चलिए आप लोग कहीं भी रहा कीजिए, बस इस वीडियो को देख लिया कीजिए, आप लोग प्रैक्टिस में रहेगा और चैप्टर वाइज भी जा रहा है। ठीक है। थैंक यू। और आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।